Hello everyone. In today's lecture we'll discuss about Human Genome Project, which is also known as HGP, another important topic of class 12th genetics. नाउ सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमने डिजीज़ के बारे में सुना है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, हेरिडिटी डिजीज़ के बारे में हम सब पढ़ चुके हैं. सो ये जो जेनेटिक डिजीज़ हैं, जो हेरिडिटी डिजीज़ हैं, इनको समझने से पहले ज़रूरत है कि हमें ह्यूमन जीनोम के बारे में पता हो, हम ह्यूमन जीनोम को समझ लें. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि ह्यूमन जीनोम क्या होता है. ह्यूमन जीनोम का मतलब वो टोटल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल, वो टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए जो किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में प्रेजेंट है, ह्यूमन की बॉडी में प्रेजेंट है, उसे हम बोलते हैं जीनोम. सो नाउ ह्यूमन जीनोम की टोटल डीएनए की, ह्यूमन की बॉडी में प्रेजेंट टोटल डीएनए की सीक्वेंस को फाइंड आउट करने के लिए बनाया गया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. सो दिस वाज द स्टोरी बिहाइंड दिस प्रोजेक्ट कि इस प्रोजेक्ट को क्यों स्टार्ट किया गया. दिस प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड टू फाइंड आउट दिस कंप्लीट सीक्वेंस, द सीक्वेंस ऑफ कंप्लीट डीएनए इनसाइड अ ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट जो टोटल जीन्स है, जो टोटल डीएनए है, उसके सीक्वेंस को फाइंड आउट करने के लिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बनाया गया. जब हम ह्यूमन जीनोम को अच्छे से समझ पाएंगे तभी हम इन जेनेटिक डिसऑर्डर्स, इन हेरिडिटी डिजीज़ का क्योर और ट्रीटमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं. सो ये थी स्टोरी बिहाइंड स्टार्टिंग दिस प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, विच इज़ ऑल्सो नोन एज HGP. ओके, नाउ इस प्रोजेक्ट को हम मेगा प्रोजेक्ट बोलते हैं. Now the question arises, why do we call it mega project? So reason is कि हम ये मानते हैं कि ह्यूमन बींग्स की बॉडी के अंदर 3 × 10⁹ बेस पेयर्स हैं, राइट. ह्यूमन जीनोम इज़ मेड अप ऑफ 3 × 10⁹ बेस पेयर्स. और हमने ये माना था, लाइक दोज हु स्टार्टेड दिस प्रोजेक्ट, उन्होंने कैलकुलेट किया कि एक बेस पेयर का सीक्वेंस पता लगाने का जो कॉस्ट है वो है $3. सो अगर हम 3 × 10⁹ बेस पेयर का सीक्वेंस पता लगाते हैं तो उसमें जो टोटल कॉस्ट आएगी दैट वुड बी $9 बिलियन, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है. सो डिपेंडिंग अपॉन द मैग्नीट्यूड एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट की मैग्नीट्यूड को, इस प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए हमने इसे मेगा प्रोजेक्ट कहा. We called it a mega project. Depending upon the magnitude and the requirement of the project, we called Human Genome Project as a mega project. अब दूसरा important point इस project के बारे में, that this project was started in 1990. In the year 1990 इस project को start किया गया था और ये एक 13 years project था. एस्टिमेट ये किया गया था कि ये project 2003 में complete हो जाएगा, but ऐसा नहीं हुआ. This project was completed 3 years later. ये 2006 में complete हुआ था. So it was started in 1990. Estimate किया गया था that this is a 13-year project, but 2003 में complete होने की बजाय ये project complete हुआ था 2006 में. So this is another important point, that although it was a 13 years project, it got completed in 2006, जबकि इसे complete होना था 2003 में. नाउ अगेन एक और चीज़ के बारे में बात करते हैं. ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, ये बायोलॉजी की एक नई ब्रांच से लिंक्ड है. इट इज़ लिंक्ड टू अ न्यू ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसे हम बोलते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स. नाउ व्हाट इज़ बायो इन्फॉर्मेटिक्स? इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है, 3 × 10⁹ बेसिस का सीक्वेंस हम स्टोर कर रहे हैं. तो जब ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, इतना सारा डेटा हम स्टोर करेंगे, अगर हमें कहीं स्टोर करना पड़ेगा, क्योंकि हम इतना सारा डेटा निकाल रहे हैं, रिट्रीव कर रहे हैं, पता करते जा रहे हैं कि 3 × 10⁹ बेसिस का सीक्वेंस क्या है. तो जब हम उनका सीक्वेंस पता करें तो हम उसको कहीं ना कहीं नोट डाउन कर रहे होंगे. अगर हम उसे किसी बुक्स में नोट डाउन करते हैं तो ऐसी बुक्स जिनमें 1000 पेजेस हैं, बुक्स हैविंग 1000 पेजेस, और हर पेज में 1000 लेटर्स हों, ऐसी 3300 बुक्स रिक्वायर्ड थी इस सीक्वेंस को नोट डाउन करने के लिए.
तो ये बहुत सारी बुक्स हो गई। सो इससे बेटर है कि हम कोई ऐसे सॉफ्टवेयर या इस कंप्यूटर डिवाइसेस की हेल्प लें। सो दैट इज़, ये जो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा था, तभी ये जो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा हमें मिल रहा था सीक्वेंसिंग पता करने के टाइम पे, सो इस ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए, उसको वक्त पड़ने पर निकालने के लिए और एनालाइज करने के लिए हाई स्पीड कंप्यूटेशनल डिवाइसेस की ज़रूरत थी। सो जब भी हम बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, रिट्रीव करते हैं और एनालाइज करते हैं यूजिंग हाई स्पीड कंप्यूटेशनल डिवाइसेस, उस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स बोलते हैं। और बायो इन्फॉर्मेटिक्स का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है NCBI। ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, नीट में पूछा जा सकता है NCBI के बारे में। नाउ NCBI US गवर्नमेंट के थ्रू बनाई गई बायो इन्फॉर्मेटिक्स की एक वेबसाइट है। ओके, सो बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक्चुअली कुछ नहीं है, बायोलॉजी की एक न्यू ब्रांच है। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जहाँ बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है, वक्त पड़ने पर हम उससे निकाल भी सकते हैं, रिट्रीव भी कर सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं यूजिंग हाई स्पीड कंप्यूटेशनल डिवाइसेस, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स। उसी को हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स बोलते हैं। नाउ ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था, ये किसने स्टार्ट किया था? ये स्टार्ट किया था US गवर्नमेंट की दो ऑर्गेनाइजेशन ने, एंड इट वाज US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। सो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को दो ऑर्गेनाइजेशन ने स्टार्ट किया था, US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ। ना, हमने प्रोजेक्ट तो डिज़ाइन कर लिया, अब बारी आती है कि हम उसको किस तरह से अप्रोच करेंगे, हम क्या मेथड्स यूज़ करेंगे, कौन सी मेथडोलॉजी है जो हम यूज़ करेंगे इस प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए। सो देयर वर दो अप्रोचेस की गई इस प्रोजेक्ट को करने के लिए। पहली अप्रोच के बारे में बात करते हैं। पहली अप्रोच ये थी वेयर बायोलॉजिस्ट डिसाइडेड कि हम साइंटिस्ट ने डिसाइड किया कि हम सिर्फ उस DNA के उस पार्ट की सीक्वेंसिंग करेंगे जो कोडिंग पार्ट है, जो कोड कर रहा है। यानी कि अगर हम यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन को देखें तो हेट्रोक्रोमैटिन इनएक्टिव पार्ट है, वो कुछ कोड ही नहीं करता है, तो हम हेट्रोक्रोमैटिन की कोडिंग क्यों करें? जिसकी ज़रूरत है, जो एक्चुअली काम की चीज़ है, हम उसकी सीक्वेंसिंग करेंगे। जो बिना मतलब का है हम उसकी सीक्वेंसिंग नहीं करेंगे। सो सीक्वेंसिंग ऑफ ओनली कोडिंग पार्ट ऑफ DNA, इसका मतलब सिर्फ उसकी सीक्वेंसिंग करेंगे जो DNA का पार्ट RNA के फॉर्म में एक्सप्रेस हो रहा है, जो DNA का पार्ट अपने आप को RNA के फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहा है। और इसी मेथोडोलॉजी को हम बोलते हैं एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग। एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग EST। आपने GST के बारे में सुना होगा, बायोलॉजी में है EST, GST नहीं EST। ओके, ये थी एक अप्रोच, पहली अप्रोच। नाउ द सेकेंड अप्रोच वॉज द ब्लाइंड अप्रोच, अंधी मारना, तुक्का लगाना, ब्लाइंड अप्रोच, जिसमें कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों ही की सीक्वेंसिंग करी गई थी। कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों ही तरह के पार्ट DNA के, उनकी सीक्वेंसिंग करी गई थी। इसका मतलब पूरे के पूरे जीनोम की सीक्वेंसिंग करी गई थी, चाहे वो कोडिंग हो चाहे वो नॉन कोडिंग हो। और इस तरह की जो अप्रोच थी उसे हम बोलते हैं सीक्वेंस एनोटेशन। अब क्वेश्चन अराइजेस कि हम इन दोनों को याद कैसे रखेंगे। सो सीक्वेंस एनोटेशन, हम अनॉयड होते हैं, हम परेशान होते हैं जब हमसे बेमतलब का काम करवाया जाता है। अब यहाँ पे बेमतलब का काम हो रहा था, कोडिंग के साथ साथ नॉन कोडिंग सीक्वेंस की भी हमें सीक्वेंसिंग करनी पड़ रही थी, तो यहाँ पर हो रहा था सीक्वेंस एनोटेशन, और एनोटेशन से मिलता जुलता है वर्ड अनोइंग। सो सीक्वेंस एनोटेशन में कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों की सीक्वेंसिंग हमें करनी पड़ रही थी। और एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग जो अप्रोच थी उसमें हम सिर्फ उस पार्ट की कोडिंग, उस पार्ट की सीक्वेंसिंग कर रहे थे जो कोडिंग पार्ट था DNA का, जो एक्चुअली अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा था RNA के फॉर्म में। ओके, नाउ अब आते हैं इस पॉइंट पर कि क्या मेथड यूज़ किया गया था इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को कैरी आउट करने के लिए। What was the method used to carry out this project of human genome? सबसे पहले DNA का आइसोलेशन किया गया, मतलब DNA को आइसोलेट किया गया।
ओके, सो फर्स्ट स्टेप वाज आइसोलेशन ऑफ डीएनए। अब जब हमने डीएनए आइसोलेट कर लिया ह्यूमन बॉडी से, सो अब रिक्वायरमेंट थी कि अब हम उसे छोटे छोटे पार्ट्स में कट करें, छोटे फ्रैगमेंट्स में कट करें। सो अब कट करने के लिए हमें चाहिए थी सिज़र। तो सिज़र की तरह काम कर रही थी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। सबसे पहले हमने ह्यूमन डीएनए को निकाला, आइसोलेट किया, उसके बाद उस डीएनए को छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में कट करना था। तो हमने कट कैसे किया? कटिंग करने के लिए हमें चाहिए होगी सिज़र, और वो सिज़र एक्चुअली कौन थी? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स वर एक्टिंग एज सिज़र्स, जिन्होंने डीएनए को छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में कट कर दिया। अब हमारे पास छोटे फ्रैगमेंट्स में ह्यूमन डीएनए प्रेजेंट था। अब हमें इस ह्यूमन डीएनए को भेजना था होस्ट सेल के अंदर, जहाँ ये मल्टीप्लाई कर सके। और होस्ट सेल दो हो सकते हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के केस में दो होस्ट थे, बैक्टीरिया और यीस्ट। देयर वर 2 होस्ट सेल इन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, या तो बैक्टीरिया या तो यीस्ट। अब द क्वेश्चन अराइज, हमें इस ह्यूमन डीएनए को होस्ट सेल के अंदर भेजना है, जो कि बैक्टीरिया या यीस्ट हो सकता है। अब हम इस ह्यूमन डीएनए को होस्ट सेल के अंदर भेजेंगे कैसे? उसके लिए हमें चाहिए एक टैक्सी जो इस ह्यूमन डीएनए को होस्ट सेल के अंदर ले जाए। सो उस टैक्सी की तरह काम करेगा हमारा वेक्टर डीएनए। ये एक टैक्सी की तरह काम करेगा जो ह्यूमन डीएनए को होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफ़र कर देगा। सो ये वेक्टर डीएनए 2 टाइप के हो सकते हैं, या तो बैक या तो यैक। अगर हम बैक्टीरिया के अंदर ह्यूमन डीएनए को इंसर्ट कर रहे हैं तो बैक होगा वेक्टर डीएनए, यानी कि बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। और अगर हम यीस्ट की बॉडी में ह्यूमन डीएनए को इंसर्ट कर रहे हैं तो हमारा जो वेक्टर डीएनए होगा वो होगा यैक, यानी कि यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। करेक्ट। नाउ एक बार इस वेक्टर डीएनए पे हमने ह्यूमन डीएनए को बिठाया और बिठा के भेज दिया होस्ट सेल के अंदर। और जब ये होस्ट सेल के अंदर पहुंच गया तो इसे मल्टीप्लाई किया और इसका कॉपी नंबर इंक्रीज़ कर गया, ये अपने साइज़ में एम्पलीफाई हो गया। अब हम इन डीएनए की सीक्वेंसिंग करेंगे। अब इन डीएनए की सीक्वेंसिंग स्टार्ट हुई, और जब इन डीएनए की सीक्वेंसिंग करी गई तो उसके लिए ऑटोमेटिक डीएनए सीक्वेंसर्स यूज़ करे गए, जो कि किसके प्रिंसिपल पे काम कर रहे थे? सेंगर मेथड, सेंगर प्रिंसिपल पे वर्क कर रहे थे। सो द सीक्वेंसिंग, वंस द डीएनए वॉज इंसर्टेड इनटू द होस्ट सेल विद द हेल्प ऑफ वेक्टर डीएनए, जो कि बैक या यैक हो सकता है, तब उनका कॉपी नंबर बढ़ गया, वो एम्पलीफाई हो गए, और फिर उनकी सीक्वेंसिंग करी गई। और ये सीक्वेंसिंग हुई यूजिंग ऑटोमेटिक डीएनए सीक्वेंसर्स। और ये ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर्स वर्क कर रहे थे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्रेडरिक सेंगर, सेंगर मेथड पे वर्क कर रहे थे। सो दिस इज़ द मेथड। सबसे पहले हमने डीएनए को आइसोलेट किया, फिर उसको छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में कट किया, और वो कटिंग कर रही थी हमारी सिज़र रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। उसके बाद अब हमें इसे होस्ट सेल के अंदर पहुंचाना था ताकि हम इसका कॉपी नंबर बढ़ा सकें। तो 2 होस्ट हो सकते हैं, या तो बैक्टीरिया या यीस्ट। अब हम इस ह्यूमन डीएनए को होस्ट के अंदर पहुंचाएंगे कैसे? उसके लिए हमें चाहिए टैक्सी। सो हु इज़ एक्टिंग एज अ टैक्सी? द वेक्टर डीएनए। अगर होस्ट हमारा बैक्टीरिया है सो हमारा जो वेक्टर होगा वो बैक होगा, यानी बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। अगर हमारा होस्ट यीस्ट है तो उसका वेक्टर होगा यैक, यानी कि यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। नाउ वंस हमारा ह्यूमन डीएनए इस वेक्टर पे बैठ के अंदर होस्ट सेल के अंदर चला गया, उसका कॉपी नंबर बढ़ गया, अब उसकी सीक्वेंसिंग हुई। सीक्वेंसिंग किसने करी? ऑटोमेटिक डीएनए सीक्वेंसर्स के थ्रू सीक्वेंसिंग हुई। और ये ऑटोमेटिक डीएनए सीक्वेंसर्स किसके प्रिंसिपल पे वर्क कर रहे हैं? फ्रेडरिक सेंगर के प्रिंसिपल पर वर्क कर रहे हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो डिस्कस होना चाहिए अबाउट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, उसके एप्लीकेशंस। ये चीज़ हम इनिशियली पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं कि अगर हम ह्यूमन जीनोम की सीक्वेंसिंग कर लेते हैं, ह्यूमन जीनोम में प्रेजेंट टोटल डीएनए के सीक्वेंस फाइंड आउट कर लेते हैं, तो हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स और डिसीज़ेस को डायग्नोज कर पाएंगे और उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा एप्लीकेशन है। नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कि ह्यूमन जीनोम को स्टडी करने के अलावा कुछ नॉन ह्यूमन मॉडल ऑर्गेनिजम्स की भी सीक्वेंसिंग करी गई है, एंड दे आर बैक्टीरिया, यीस्ट,
बैक्टीरिया और यीस्ट की सीक्वेंसिंग करने से हमें क्या हेल्प मिली होगी? बैक्टीरिया की सीक्वेंसिंग करने पे एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प मिल सकता है। यीस्ट की सीक्वेंसिंग करने पे हमें एनवायरनमेंट रिमीडिएशन में हेल्प मिल सकता है। केरनोर हेपेटाइटिस इज़ अ नॉन पैथोजेनिक फ्री लिविंग नेमाटोड जिसकी भी सीक्वेंसिंग करी गई है। एंड ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई की सीक्वेंसिंग करी गई है। प्लांट्स में राइस और अराबिडोप्सिस की सीक्वेंसिंग करी गई है जो कि एग्रीकल्चर की फील्ड में हमें हेल्प कर सकता है। सो इस तरह से अलग अलग ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमंस के अलावा कुछ अलग अलग नॉन ह्यूमन मॉडल ऑर्गेनिजम्स की भी सीक्वेंसिंग करी गई है जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखता है इन डिफरेंट फील्ड्स। Now we need to discuss the salient features of Human Genome Project. ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के कुछ सेलियंट फीचर्स हैं जो कंक्लूजन हमें मिले जीनोम स्टडी करने के बाद। सबसे पहली चीज़ ये पता चली कि ह्यूमन जीनोम में एक्चुअली कितने न्यूक्लियोटाइड बेसिस होते हैं। सो ह्यूमन जीनोम कंटेन्स 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेस एंड द फिगर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेस, और ये बहुत लार्ज है। नाउ एवरेज जीन, एक एवरेज जीन के अंदर 3000 बेसिस होने चाहिए, लेकिन जो लार्जेस्ट नोन ह्यूमन जीन है, ह्यूमन में प्रेजेंट सबसे बड़ा जीन डिस्ट्रोफिन, उसमें 2.4 मिलियन बेसिस प्रेजेंट हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमें ह्यूमन जीनोम की सीक्वेंसिंग पे पता चला कि एक एवरेज जीन के अंदर 3000 बेसिस होने चाहिए, लेकिन जो सबसे बड़ा जीन है ह्यूमंस के अंदर डिस्ट्रोफिन, उसके अंदर कितने बेसिस प्रेजेंट हैं? 2.4 मिलियन बेसिस आर प्रेजेंट। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर इज़ कि सारे लोगों में, इन ऑल द ह्यूमन बींग्स, 99.9% न्यूक्लियोटाइड बेसिस आर एग्जैक्टली सेम। इट्स ओनली 0.1% जो हमारा न्यूक्लियोटाइड बेस अलग होता है जिसकी वजह से हम इतने डिफरेंट होते हैं। जस्ट इमेजिन, ओनली 0.1% डिफरेंट है तो हम इतने अलग होते हैं। सो इट्स 99.9% बेस विच आर एग्जैक्टली सेम इन ऑल पीपल। एंड हमारे जीनोम में जितने भी जीन्स डिस्कवर्ड किए गए उसमें से 50% का फंक्शन अभी तक अननोन है। फंक्शंस ऑफ 50% ऑफ द डिस्कवर्ड जीन्स आर अननोन टिल नाउ। एंड हमारे जीनोम का सिर्फ 2% और वी कैन से लेस देन 2%, मतलब अगर 100% हमारा जीनोम है तो उसमें से 2% से भी कम प्रोटीन के लिए कोड करता है। इट्स नॉट ऑल्सो 2%, इट्स लेस देन 2% जो कि प्रोटीन के लिए कोड करता है। एंड हमारे जीनोम में ज़्यादातर पोर्शन रिपीटेड सीक्वेंस का है। रिपीटेड सीक्वेंस को हम रिपीटेटिव सीक्वेंस बोलते हैं। सपोज़ कुछ ऐसे सीक्वेंस है जो बार बार रिपीट होते हैं इन हंड्रेड्स और 1000 टाइम्स, उन्हें हम रेपिटेटिव सीक्वेंस बोलते हैं। सो ऐसे सीक्वेंस हमारे ह्यूमन जीनोम का मेजर पोर्शन फॉर्म करते हैं। नाउ रेपिटेटिव सीक्वेंस के बारे में पढ़ते हैं। रेपिटेटिव सीक्वेंसेस आर स्ट्रेचेस ऑफ डीएनए सीक्वेंस जो कई बार रिपीट होते हैं, 100 या 1000 टाइम्स रिपीट होते हैं। उनका कोई कोडिंग फंक्शन नहीं होता है, बट दे शेड लाइट ऑन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, उनका फंक्शन और उनके एवोल्यूशन के बारे में बताते हैं। सो रेपिटेटिव सीक्वेंस एक्चुअली डीएनए के वो स्ट्रेच हैं जो 100 या 1000 टाइम्स रिपीट हो रहे होते हैं, और यही हमारे जीनोम में मेजर पोर्शन फॉर्म करते हैं। इनका कोई डायरेक्ट कोडिंग फंक्शन नहीं होता है, बट ये क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर, एवोल्यूशन और डायनामिक्स के ऊपर काफ़ी लाइट थ्रो करते हैं। ओके, काफ़ी कुछ बताते हैं। सो नाउ साइंटिस्ट ने ऐसे 1.4 मिलियन लोकेशंस आइडेंटिफाई करी ह्यूमन जीनोम के अंदर, ह्यूमन डीएनए के अंदर। ऐसी 1.4 मिलियन लोकेशन है जहाँ पर एसएनपी हो रहा है। एसएनपीज फाइंड किए, एसएनपीज मिल रहे हैं। व्हाट इज़ एसएनपी? सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। मतलब कुछ सीक्वेंस अलग अलग फॉर्म में अपीयर कर रहे हैं। वो अलग अलग फॉर्म में कैसे अपीयर कर रहे हैं? सिर्फ सिंगल न्यूक्लियोटाइड यानी कि सिंगल बेस चेंज हो रहा है और वो अलग अलग फॉर्म शो कर रहे हैं। सो सेम तरह का न्यूक्लियोटाइड, एक ही न्यूक्लियोटाइड कई अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि उसके सिंगल बेस में चेंज हो रहा है। और आपकी स्क्रीन पे आपको अभी जो प्रेजेंटेशन दिख रहा है वो शो कर रहा है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। एक ही सीक्वेंस अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि उसका सिंगल बेस अलग हो गया है, और यही सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म होता है। एसएनपी रिस्पॉन्सिबल होते हैं वेरिएशन के लिए, और ये डिजीज़ के सीक्वेंस फाइंड आउट करने में, ह्यूमन हिस्ट्री फाइंड आउट करने में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ क्रोमोसोम 1 में सबसे ज़्यादा जीन्स होते हैं, दैट इज़ 2968 जीन्स।
क्रोमोसोम नंबर 1 में मैक्सिमम जीन्स प्रेजेंट होते हैं 2968 जीन्स। आप ये समझ सकते हैं कि अराउंड 3000 जीन्स होते हैं, बट आपको एग्जैक्ट फिगर याद होना चाहिए, तो याद करने के लिए बेस्ट वे इज 3000 माइनस 32, 2968 जीन्स होते हैं। एंड क्रोमोसोम Y में सबसे कम जीन्स होते हैं, दैट इज़ 231। तो अगर आप इसे 30, 31, 32 करके याद करेंगे बहुत इजी हो जाएगा। 30 से आप 3000 मान सकते हैं, सो 3000 माइनस 32 दैट इज़ 2968, आपको मैक्सिमम जीन्स मिल जाएंगे क्रोमोसोम 1 के। और अगर आप 31 और 32, आप अगर इसको 31 लिखोगे और इन्वर्टेड में 32 लिखोगे तो आपको 231 मिल जाएगा, दैट इज़ क्रोमोसोम Y। सो इट वॉज जस्ट अ ट्रिक टू रिमेंबर क्रोमोसोम 1 में जो मोस्ट जीन्स होते हैं और क्रोमोसोम Y में जो सबसे कम जीन्स होते हैं। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि इसी क्रोमोसोम 1 की वजह से सबसे ज़्यादा देर हुई थी इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में, जो कि 2003 में कंप्लीट होना चाहिए था। 13 ईयर प्रोजेक्ट था, बट 2006 में कंप्लीट हुआ क्योंकि क्रोमोसोम 1 लास्ट क्रोमोसोम था जिसकी सीक्वेंसिंग होनी बाकी थी और इसमें मैक्सिमम जीन्स प्रेजेंट थे, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट 3 साल लेट हो गया। सो दैट वाज ऑल अबाउट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। थैंक यू।